यह भी एक ऋग्वैदिक काल की प्रमुख संस्था थी। और ध्यान रखेंगे इसमें साधारण लोगों का इसमें साधारण लोगों का प्रवेश संभव था। इसमें साधारण लोगों का प्रवेश संभव था। जबकि जो सभा हुआ करती थी उसमें केवल हाई सोसाइटी या उच्च वर्ग के लोग ही क्या किया करते थे, शामिल हुआ करते थे। लेकिन जो समिति थी वो बेसिकली एक ऐसी संस्था थी जो कॉमन पीपल के लिए हुआ करती थी, जो साधारण लोगों के लिए हुआ करते थे। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे ऋग्वेद में ही 122 बार उल्लेख हुआ है विदत शब्द का। और ध्यान रखेंगे विदत ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख संस्था हुआ करते थे। विदत ऋग्वेद की या ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख संस्था हुआ करती थी। और ध्यान रखेंगे इस संस्था में वृद्ध और विद्वान लोग हुआ करते थे। तो ध्यान रखेंगे ऋग्वैदिक काल की ये तीन प्रमुख संस्थाएं हुआ करती थी, जहां से ऋग्वैदिक काल का प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन या उनकी राज्य व्यवस्था चलाई जाती थी या चला करती थी। नेक्स्ट। अगला लिखिए ज्योग्राफिकल स्ट्रेच ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। ज्योग्राफिकल स्ट्रेच ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड, या हिंदी में लिख सकते हैं उत्तर वैदिक काल की या उत्तर वैदिक काल का भूगोलिक विस्तार। ज्योग्राफिकल स्ट्रेच ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल का भूगोलिक विस्तार।
तो ध्यान रखेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड में जो प्रमुख एरिया था, जो प्रमुख क्षेत्र था, दैट वाज वेस्टर्न यूपी एंड गंगा यमुना दोआब। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखेंगे जो पंजाब के कुरु जन थे या जो कुरु वंश के लोग थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आकर बसे। उत्तर वैदिक काल में कुरु डायनेस्टी या कुरु वंश हुआ करता था, जिनका विस्तार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे इनकी राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। भाई आप जानते हैं दिल्ली का ही प्राचीन नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। इनकी राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे इस कुरु डायनेस्टी, इस कुरु वंश का ही जो इतिहास है वो भरत युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, या वो भरत वॉर के नाम से प्रसिद्ध है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये जो भरत युद्ध है या ये जो भरत वॉर है, इसी पर हम सब जानते हैं हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ जो कि एक महाकाव्य है, उसकी रचना की गई है, जिसे आप महाभारत के नाम से जानते हैं, जो क्या कहलाता है? महाभारत कहलाता है। हस्तिनापुर कहां पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है हस्तिनापुर, जिसे राजधानी माना गया कुरुओं की। और ध्यान रखेंगे इंद्रप्रस्थ दिल्ली का ही पुराना नाम है। और ध्यान रखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लोग बसे हुए थे, हमें वैदिक लिटरेचर या वैदिक साहित्य से ये जानकारी मिलती है कि हस्तिनापुर में बाढ़ आ जाने के कारण, भाई हस्तिनापुर में बाढ़ आ जाने की वजह से ही जो यहां पर रहने वाले लोग थे वो जाकर प्रयाग और कौशाम्बी में बस गए थे। इसलिए कहा जा सकता है कि जो उत्तर वैदिक काल में लोग रहा करते थे वो पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन हस्तिनापुर में बाढ़ आ जाने की वजह से यही लोग जाकर बस गए थे। कहां पर? प्रयाग और कौशाम्बी या कौशाम्बी क्षेत्र में।
इसके अलावा लिखिए इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था। यदि हम वैदिक पीरियड या वैदिक काल की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, लिखेंगे दैट इकोनॉमी वॉज डिपेंडेंट ऑन, लिखेंगे देयर इकोनॉमी वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, लिखेंगे इनकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि एवं पशुपालन पर आधारित थी। देयर इकोनॉमी वॉज टोटली, their economy was totally dependent on agriculture and animal husbandry, लिखेंगे इनकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि एवं पशुपालन पर आधारित थे। और ध्यान रखेंगे इस सभ्यता के लोग पशुपालन किया करते थे और इनके द्वारा महत्वपूर्ण रूप से गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़े पाले जाने की एविडेंसेस या साक्ष्य हमें मिलते हैं। इनके द्वारा महत्वपूर्ण रूप से गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ों का पालन किया जाता था। और ध्यान रखेंगे इन सारे के सारे जानवरों का पालन दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए किया जाता था। इन्हीं से लोग दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त किया करते थे। लिखेंगे द मोस्ट होली एनिमल ऑफ वैदिक पीरियड वॉज काउ, लिखेंगे वैदिक काल का सबसे पवित्र पशु, वैदिक काल का सबसे पवित्र पशु गाय हुआ करती थी। वैदिक काल में गाय को ही सबसे ज्यादा पवित्र पशु माना गया है। और क्योंकि गाय सबसे पवित्र पशु हुआ करती थी, इसीलिए ध्यान रखेंगे गाय को सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा बहुमूल्य भी माना जाता था। भाई वैदिक काल में भी बार्टर सिस्टम ही चला करता था या वस्तु के बदले वस्तु का ही आदान प्रदान हुआ करता था। लेकिन ध्यान रखेंगे यदि किसी भी व्यक्ति को सबसे महंगी और सबसे प्रीशियस चीज खरीदनी होती थी तो ध्यान रखेंगे उसे बदले में क्या देनी होती थी, अपनी गाय देनी होती थी, क्योंकि गाय ही वैदिक काल में सबसे कीमती और सबसे पवित्र पशु माना गया है। और यही कारण है कि वैदिक काल में जो रिच पर्सन हुआ करता था या जो धनी व्यक्ति हुआ करता था उसे कहा ही क्या जाता था, उसे गोमत कहा जाता था। कहने का मतलब गाय से ही कुछ और शब्दों की भी उत्पत्ति हुई है, कुछ और शब्द भी गाय से बने हैं। वैदिक काल में धनी लोगों को या धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था, गोमत कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे बेटी को या पुत्री को वैदिक काल में दुहित्री कहा जाता था। और ये दुहित्री शब्द भी किससे बना है, गाय से ही बना है। और आप जानते हैं जो गाय दूध दुहाती है, जो गाय दूध देती है, उसी को दुहित्री कहते हैं। तो वैदिक काल में पुत्री के लिए भी क्या किया गया था, दुहित्री शब्द का इस्तेमाल किया गया था।
लेकिन ध्यान रखेंगे लगभग 1000 बीसी आते आते या 1000 ईसा पूर्व आते आते ध्यान रखेंगे मनुष्य के द्वारा लोहे की खोज कर ली गई। और आप जानते हैं मनुष्य के द्वारा लोहे की खोज किए जाने के सबसे पहले एविडेंस या प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा के समीप अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से हमें सबसे पहले साक्ष्य मिले। किसके? लोहे के। और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के द्वारा लोहे की खोज लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास की गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से मनुष्य के द्वारा लोहे का जो इस्तेमाल था वो किया जाने लगा कब? 600 बीसी या 600 ईसा पूर्व में। और जब लोहे का आविष्कार हुआ तो ध्यान रखेंगे लोहे के जो सबसे ज्यादा रिजर्व्स थे वो हमें उस स्थान से मिले जिस स्थान पर आज क्या है आप जानते हैं, आज बिहार है, झारखंड है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं उसी जगह को उस समय क्या कहा जाता था? मगध कहा जाता था। उसी स्थान को उस समय मगध कहा जाता था और वहीं पर हमें सबसे ज्यादा एविडेंसेस और सबसे ज्यादा रिजर्व्स मिले थे। किसके? लोहे के। जैसे ही 600 बीसी आते आते या 600 ईसा पूर्व आते आते पूर्ण रूप से लोहे का इस्तेमाल लोगों के द्वारा किया जाने लगा, तो अब कृषि करने के लिए जो उपकरण थे, जो इक्विपमेंट्स थे, वो लोहे के बनने लगे। और क्योंकि लोहे के बनने लगे इसलिए अब खेतों को ज्यादा गहराई से जोता जाने लगा, जिससे उनकी उर्वरता और जो फर्टिलिटी थी लैंड की वो बढ़ गई। उससे उस पर होने वाली पैदावार भी बढ़ी और हमारे देश में अर्बनाइजेशन शुरू हुआ या शहरीकरण शुरू हुआ या नगरीकरण शुरू हुआ। सर अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो बेटे मैंने भी तो उत्तर प्रदेश ही लिखा है, मैंने कहां पे इराक ईरान लिख दिया? ये तो लिखा है मैंने उत्तर प्रदेश के एटा के समीप अतरंजी खेड़ा, ये तो लिखा है मैंने। तो कहने का मतलब है कि 600 बीसी आते आते या 600 ईसा पूर्व आते आते ये जो रूरल सिविलाइजेशन चल रही थी, ये जो ग्रामीण सभ्यता चल रही थी, इसका धीरे धीरे शहरीकरण शुरू हुआ। और आप जानते हैं कि बस वहीं से शुरुआत होती है हिस्टोरिक पीरियड की, ऐतिहासिक काल की, क्योंकि इसके बाद जितने भी लिखित साक्ष्य और जितने भी रिटन सोर्सेज हमें प्राप्त हुए उन्हें पढ़ने में भी क्या कर ली गई? सफलता हासिल कर ली गई। और आप जानते हैं कि 600 ईसा पूर्व के बाद का पीरियड ही तो क्या कहलाता है? हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है या ऐतिहासिक काल कहलाता है। और हिस्टोरिक पीरियड कब का पीरियड है? ध्यान रखेंगे आफ्टर 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व के बाद का काल। और ध्यान रखेंगे 600 ईसा पूर्व के ही हमें जानकारी मिली है 16 महाजनपदों के बारे में। तो लिखेंगे 16 महाजनपदास ऑफ 600 बीसी। 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। सिक्सटीन महाजनपदास ऑफ 600 बीसी या 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। तो ध्यान रखेंगे 600 बीसी में, 600 ईसा पूर्व में आप जानते हैं कि हमारे देश में 16 राज्यों या 16 जगहों का उल्लेख मिला है जिन्हें 16 महाजनपद कहा जाता था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे
इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी के हमारे पास दो मुख्य सोर्स हैं। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट, या आप कह सकते हैं एक बौद्ध ग्रंथ। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एक बौद्ध ग्रंथ जो कहलाता है अंगुत्तर निकाय। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट या एक बौद्ध ग्रंथ जो कहलाता है अंगुत्तर निकाय। इसके अलावा एक जैन टेक्स्ट या एक जैन ग्रंथ जो कहलाता है भगवती सूत्र। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र ही वो दो महत्वपूर्ण सोर्स हैं, वो महत्वपूर्ण स्रोत है जहां से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखेंगे, अंगुत्तर निकाय में हमें ऐसा लिखा हुआ मिला है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। और भगवती सूत्र से हमें ये जानकारी मिलती है कि महावीर स्वामी के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। अब ये महाजनपद कौन कौन से थे और इनकी राजधानियां कहां कहां थी, वो सारी की सारी बातें आपको याद करनी होंगी। नोट कीजिए फटाफट से, बस 1 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। पूरा स्टेटमेंट बोलकर लिखवाएं तभी नोट अच्छे से बनेगा। अबे गधे, नोट्स बनाने आया है या तैयारी करने आया है? जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूं ना, वो सारी की सारी चीजें तो किताबों में ऑलरेडी लिखित है मेरे भाई। कौन सी दुनिया में रह गया तू?
दुनिया चांद पर पहुंच गई, तू अभी नोट्स पर ही पड़ा है जी। तो ध्यान रखेंगे 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें दो सोर्सेज या दो ग्रंथों से मिली है। एक बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, और दूसरा है जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय हमें बताता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे, और भगवती सूत्र से हमें जानकारी मिली है कि महावीर स्वामी के जन्म से पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। वो महाजनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानियां क्या क्या थी, बस यही आपको अब याद करना है। चलिए जी, सबसे पहले लिखेंगे अंग। सबसे पहला महाजनपद लिखिए अंग। और यदि आपसे इसकी वर्तमान लोकेशन पूछें कि बताइए अब अंग वर्तमान में कहां पर है, तो ब्रैकेट में इनकी वर्तमान लोकेशन भी लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहला महाजनपद लिखेंगे अंग, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वर्तमान में बिहार का भागलपुर और मुंगेर। जो आज बिहार में भागलपुर और मुंगेर है वही कहलाता था अंग, जिसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा या चंपा नगरी। सबसे पहला महाजनपद अंग, और अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा या चंपा नगरी। भाई आप जानते हैं अगली मुलाकात आपसे मंडे को होगी, सोमवार को होगी, तो ध्यान रखिएगा ये 16 महाजनपद, इनकी वर्तमान लोकेशन और इनकी राजधानियां आपको मंडे तक अच्छी तरीके से रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। 2 दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है, सैटरडे और संडे। 2 दिन में आप अच्छी तरीके से इन राजधानियों को अच्छी तरीके से क्या करेंगे, याद करेंगे। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? बेटे मैं भविष्यवाणी कैसे करूं इस बात की? मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया मुझे आपने हजरत निजामुद्दीन औलिया क्यों समझ लिया कि मैं फ्यूचर भी बता दूंगा कि गयासुद्दीन तुगलक वापस लौटेगा दिल्ली या नहीं लौटेगा? मैं इतिहास का टीचर हूं, मुझसे वो पूछिए जो हो चुका है। जो होने वाला है वो बताने का काम ज्योतिषियों का है। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई शैलेंद्र? किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप शैलेंद्र? यदि आपको आपके बैच में ऐसा लग रहा है कि उसकी वैलिडिटी जल्दी खत्म हो जाएगी तो घबराइए नहीं। जब तक सिलेबस नहीं होगा तब तक वैलिडिटी कहीं नहीं जाएगी, और आपको हम एक्स्ट्रा समय भी देंगे। क्यों घबरा रहे हैं आप? आप बस पढ़ते रहिए, आप बस तैयारी करते रहिए। आपका काम सिर्फ इतना है, बाकी राजनीतियां करने का काम तो हमारा है। बाकी काम हम संभाल लेंगे, आप केवल तैयारी पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अगला महाजनपद लिखेंगे, अगला महाजनपद लिखिए मगध। अगला महाजनपद लिखेंगे मगध। सर क्या इस क्लास से मैं पीसीएस प्रीलिम्स दे सकता हूं? आप इस क्लास को अटेंड किए बिना भी पीसीएस प्रीलिम्स दे सकते हैं। उसके लिए तो केवल फॉर्म ही तो भरना है। हाँ, लेकिन घबराइए मत। जब आप पीसीएस का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर जब आप हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे तो हर क्वेश्चन को देखकर आपको मेरी याद आएगी और मुझ पर प्यार भी आएगा, क्योंकि आप देखेंगे और मुस्कुराएंगे मंद ही मंद कि मजा आ गया, सर ने जो पढ़ाया था वही एग्जाम में पूछा जा रहा है। वाह, जीवन धन्य हो गया। अभिषेक सर तो वाकई में महान आदमी है। लेकिन हमारी महानता आप लोगों को तभी समझ में आती है जब आप एग्जाम में बैठते हैं जाकर और वहां पर जाकर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। आपको हमारी महानता तभी समझ में आएगी। अभी सरकार की गलती है कि वो एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवा रही। अगर एग्जाम कंडक्ट टाइम से सारे के सारे हो जाते तो अभी तक हम आपकी नजरों में महान बन जाते। बट अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो क्वेश्चन देखकर अपने आप वाह वाह करने को मन करेगा।
अपने आप दिल में यही बात आएगी कि अगर अभिषेक सर सामने होते तो हम कहते जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। बट वो तोहफा हमें कबूल नहीं करना है। आप एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, हमारे लिए तो वही तोहफा है। अगला महाजनपद मगध, जिसकी वर्तमान लोकेशन है, ध्यान रखेंगे, जो वर्तमान में, भाई जो वर्तमान में बिहार में पटना, गया और शाहबाद जिले हैं। लिख लीजिएगा, वर्तमान लोकेशन है। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण
राजगृही, उसके बाद पाटलिपुत्रा या पाटलिपुत्र, और फिर बनाई गई वैशाली। अगला महाजनपद लिखिए काशी। अगला महाजनपद लिखिए काशी। और आप जानते हैं वाराणसी और उसके निकटवर्ती क्षेत्र को ही क्या कहा जाता था? काशी, जिसकी राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। विश्व का सबसे प्राचीन जीवित शहर ही कौन सा माना जाता है? वाराणसी। वाराणसी is considered as the oldest live city of the world. विश्व का सबसे प्राचीन जीवित शहर कहलाता है वाराणसी। अगला लिखिए कौशल। अगला लिखिए कौशल महाजनपद। लाइव सिटी मतलब, लाइव सिटी का मतलब, जीवित शहर का मतलब कि जब से ये बसा है तब से लेकर आज तक जीवित है, कभी भी ये नष्ट नहीं हुआ है। भाई दिल्ली तो कई बार उजड़ी, कई बार बसी, आप सब जानते हैं, लेकिन वाराणसी को वरदान प्राप्त है। भाई वाराणसी आप जानते हैं काशी कहलाती है, शिव नगरी। और हमारे पुराणों और मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो वाराणसी है, जो काशी है, वो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है। वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है, उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं वरुण और अस्सी नदी के बीच में ही होने के कारण इसे वाराणसी कहा जाता था, जो कि गंगा नदी के किनारे है। यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और हमारी मान्यताओं और पुराणों के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु वाराणसी में होती है उसे डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है, कहाँ की? स्वर्ग की, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। काशी की कैपिटल क्या थी सर? अनुराग, ये लिखी बेटे, कौन सी दुनिया में हो, किस ग्रह से उतर कर आए हो? सामने लिखा तो है वाराणसी। तो हम सब जानते हैं मोक्ष द्वार माना जाता है किसको? वाराणसी को। हर जगह पर लोग जीने की कामना करते हैं, लेकिन वाराणसी वो जगह है जहां पर लोग मरने की कामना करते हैं। अगला होता है कौशल। हम सब जानते हैं जो वर्तमान में अवध क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में जो अवध है, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, वही क्या कहलाता था? कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी हुआ करती थी, लिख लेंगे, श्रावस्ती और अयोध्या। श्रावस्ती और अयोध्या। अगला महाजनपद लिखिए वत्स, जो वर्तमान में इलाहाबाद या प्रयागराज और मिर्जापुर क्षेत्र है। और वत्स की राजधानी हुआ करती थी कौशांबी। नेक्स्ट, अगला महाजनपद लिखिए चेदी, जो वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र है, वही कहलाता था चेदी, जिसकी राजधानी हुआ करती थी शक्तिमती। शक्तिमती। अगला लिखेंगे कुरु, जो वर्तमान में हरियाणा, दिल्ली और मेरठ क्षेत्र था। वर्तमान का हरियाणा, दिल्ली और मेरठ क्षेत्र ही कहलाता था कुरु, जिसकी राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ।
जिसकी राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। अगला महाजनपद लिखिए पांचाल। अगला महाजनपद लिखेंगे पांचाल, जो वर्तमान में लिखेंगे उत्तर प्रदेश का रुहेलखंड क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का रुहेलखंड क्षेत्र। हस्तिनापुर भी है ना सर मेरे भाई, मेरठ में ही तो है हस्तिनापुर। और ध्यान रखेंगे पांचाल की राजधानी हुआ करती थी अहिछत्र और कामपिल्य। अहिछत्र और कामपिल्य। अगला महाजनपद लिखिए मल्ल। अगला महाजनपद लिखेंगे मल्ल। लिखेंगे जो कि वर्तमान में उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। भाई गोरखपुर जो क्षेत्र है, देवरिया क्षेत्र जो है, बस्ती क्षेत्र जो है, वही क्या कहलाता था? मल्ल कहलाता था, जिसकी दो राजधानियां हुआ करती थी। एक लिखेंगे कुशीनगर और एक पावापुरी। इसकी राजधानी कुशीनगर और पावापुरी हुआ करती थी। और ध्यान रखेंगे ये एक मल्ल एक रिपब्लिक स्टेट हुआ करता था या एक गणतंत्र राज्य या गणराज्य हुआ करता था। जितने भी महाजनपदों के बारे में हम लिख रहे हैं, ये सारे के सारे महाजनपदों में राजतंत्र हुआ करता था। लेकिन ध्यान रखेंगे दो महाजनपद ऐसे हुआ करते थे, दो महाजनपद ऐसे थे जो कि क्या थे? गणराज्य थे, जो कि गणतंत्र थे। और आप जानते हैं कि गणतंत्र राज्य एक ऐसा राज्य होता है जहां पर शासक को जनता के द्वारा चुना जाता है। तो एक मल्ल और एक हम लिखेंगे वज्जी महाजनपद। इन दोनों महाजनपदों में क्या चलता था? रिपब्लिक ये स्टेट हुआ करते थे। यहां पर गणराज्य या गणतंत्र चला करता था, जिसमें एक मल्ल था और दूसरा लिखेंगे अगला वज्जी। और लिख लीजिएगा वज्जी भी एक क्या था? गणराज्य था, एक रिपब्लिक स्टेट था। और वज्जी बेसिकली लिखेंगे वर्तमान में बिहार नेपाल का क्षेत्र, उत्तरी बिहार और नेपाल का क्षेत्र ही वज्जी कहलाता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी विदेह और मिथिला। वज्जी की राजधानी हुआ करती थी विदेह और मिथिला। अगला लिखिए मत्स्य। अगला लिखेंगे मत्स्य महाजनपद, जो वर्तमान में जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र है। भाई राजस्थान में जयपुर, अलवर और जो भरतपुर क्षेत्र है वही कहलाता था मत्स्य
और इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। इसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। दो मिनट वेट करेंगे, बस अभी कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे। जी, वेलकम बैक। मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। वत्स की प्रेजेंट लोकेशन, मेरे भाई मैंने बताया था, इलाहाबाद मिर्जापुर क्षेत्र कहलाता था वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। अगला महाजनपद लिखेंगे, लिखिए शूरसेन। अगला महाजनपद शूरसेन, जो कि वर्तमान में
लिखेंगे ब्रजमंडल क्षेत्र है। जो उत्तर प्रदेश का ब्रजमंडल क्षेत्र है वही कहलाता था शूरसेन, जिसकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा, जिसकी राजधानी थी मथुरा। अगला लिखिए अवंती। अगला महाजनपद लिखेंगे अवंती और लिख लीजिएगा वर्तमान में उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी तक का क्षेत्र ही क्या कहलाता था, अवंती कहलाता था, जिसकी दो राजधानियां थी, एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। उत्तरी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी और दक्षिणी राजधानी हुआ करती थी माहिष्मती। उत्तरी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी और दक्षिणी राजधानी हुआ करती थी माहिष्मती। नेक्स्ट अगला लिखिए, अगला महाजनपद लिखिए अगला लिखिए गांधार। वर्तमान में अफगानिस्तान क्षेत्र, वर्तमान का अफगानिस्तान क्षेत्र ही क्या कहलाता था, गांधार कहलाता था। और आप जानते हैं जिसकी राजधानी हुआ करती थी, लिख लीजिए तक्षशिला, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। अगला महाजनपद लिखिए कंबोज। अगला महाजनपद लिखिए कंबोज। जो वर्तमान में कश्मीर क्षेत्र है, जो वर्तमान का कश्मीर क्षेत्र है। और ध्यान रखेंगे कंबोज की राजधानी हुआ करती थी हाटक और राजापुर। इसकी राजधानी हुआ करती थी हाटक और राजापुर। लास्ट आखिरी महाजनपद लिखेंगे अशमक। आखिरी महाजनपद लिखेंगे अशमक। और ध्यान रखेंगे 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद था ये, जो कि दक्षिण भारत में, जो कि साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करता था। ये कहलाता था अशमक। सारे के सारे महाजनपद कहां पर थे, उत्तर भारत में थे, लेकिन एक अशमक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो वर्तमान में नर्मदा और गोदावरी नदी के मध्य या बीच का भाग है। और ध्यान रखेंगे इसकी राजधानी हुआ करती थी पोटन या पोटली। इसकी राजधानी हुआ करती थी पोटन या पोटली। तो ध्यान रखेंगे ये वो 16 महाजनपद थे जिनकी एग्जिस्टेंस या जिनका उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र नामक 2 ग्रंथों से मिला है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे अगली क्लास, अगली मुलाकात आपसे होगी सोमवार को, मंडे को, और मंडे तक आपको ये सारे के सारे महाजनपद, इनकी राजधानियां और इनकी जो लोकेशंस हैं वो अच्छी तरीके से क्या होनी चाहिए,
याद होनी चाहिए। चलिए आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे और शुरू करेंगे अगला टॉपिक, द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम बात करेंगे दो धर्मों के बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।